आज का यह वीडियो केवल एक वीडियो नहीं है, बल्कि यह खेती का एक पूरा कोर्स है। आज हम उस विषय पर गहराई से बात करने जा रहे हैं जो आपकी खेती की लागत और मुनाफे के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। आज हम बात करेंगे कीट विज्ञान यानी एंटोमोलॉजी के बारे में। अक्सर देखा गया है कि जब खेत में कोई समस्या आती है तो किसान भाई परेशान होकर सीधे दुकान पर जाते हैं। वे कहते हैं पत्ते मुड़ रहे हैं या सुंडी लग गई है। दुकानदार अपनी समझ से या फिर ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में आपको कई तरह की दवाइयां दे देता है। कई बार दवा काम करती है और कई बार पैसा बर्बाद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उस कीड़े की असलियत को, उसके स्वभाव को और उसके कमजोर पक्ष को नहीं जानते। आज इस विस्तृत चर्चा में हम कीटों के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक का पूरा विज्ञान समझेंगे। हम जानेंगे कि कौन सा कीड़ा किस समय हमला करता है, रस चूसने वाले कीड़ों और चबाने वाले कीड़ों की पहचान कैसे अलग होती है, मित्र कीटों को कैसे बचाया जाए और सबसे महत्वपूर्ण दवाओं के टेक्निकल नाम और उनके काम करने के तरीके क्या हैं। अगर आप अगले कुछ मिनट इस जानकारी को ध्यान से सुनते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भविष्य में आप अपनी फसल के खुद डॉक्टर बन जाएंगे। तो चलिए खेती को एक विज्ञान और मुनाफे का बिजनेस बनाने के लिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर यह कीट है क्या। इस धरती पर इंसानों से करोड़ों साल पहले से कीड़े मौजूद हैं। इनकी सफलता का राज क्या है? किसान भाइयों, विज्ञान के अनुसार किसी भी जीव को कीट या इंसेक्ट की श्रेणी में तभी रखा जाता है जब उसके शरीर की एक खास बनावट हो। अगर आप खेत में किसी भी कीड़े को पकड़कर ध्यान से देखेंगे तो आपको उसके शरीर के 3 साफ हिस्से दिखाई देंगे। पहला हिस्सा है उसका सिर। यहां उसकी जटिल आंखें होती हैं और सबसे जरूरी उसके 2 एंटीना होते हैं। ये एंटीना ही उसका रडार हैं। इन्हीं से वह भोजन सूंघता है और अपने साथी को ढूंढता है। दूसरा हिस्सा है वक्ष। यह बीच का हिस्सा है। याद रखिए, कीटों की हमेशा 3 जोड़ी यानी कुल 6 टांगें होती हैं जो इसी वक्ष से जुड़ी होती हैं। अगर किसी जीव की 8 टांगें हैं, जैसे कि मकड़ी या लाल माइट्स, तो वह कीट नहीं है। यह अंतर जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि मकड़ी को मारने वाली दवा और कीड़े को मारने वाली दवा अलग अलग होती हैं। तीसरा हिस्सा है उदर यानी उसका पेट। यहां उसका पाचन तंत्र और प्रजनन अंग होते हैं। कीटों की सफलता का एक और राज है उनका बाहरी कंकाल। हमारे शरीर में हड्डियां मांस के अंदर होती हैं, लेकिन कीड़ों की हड्डियां यानी उनका कवच उनके शरीर के बाहर होता है, जिसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं। यह कवच उन्हें दवाओं के असर से और मौसम की मार से बचाता है। इसीलिए कई बार हल्की दवाइयां इस कवच को भेद नहीं पाती और कीड़ा नहीं मरता। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। कीड़ों को मारने का सही समय क्या है? यह जानने के लिए आपको उनका जीवन चक्र समझना होगा। खेती में नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मुख्य रूप से 2 तरीकों से अपना जीवन पूरा करते हैं। पहला तरीका है पूर्ण रूपांतरण। ज्यादातर इल्लियां, सुंडियां, बीटल और मक्खियां इसी श्रेणी में आती हैं। इनका जीवन 4 चरणों में चलता है। पहला चरण है अंडा। मादा कीट पत्तों के नीचे या तने पर अंडे देती है। दूसरा चरण है लार्वा या इल्ली। अंडे से निकलने के बाद जो अवस्था आती है उसे लार्वा कहते हैं। किसान भाइयों, यह अवस्था फसल के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। लार्वा का सिर्फ एक ही काम होता है, खाना, खाना और बस खाना। यह अपनी पूरी जिंदगी का 90% खाना इसी अवस्था में खाता है। अगर आपने इस समय कंट्रोल कर लिया तो फसल बच जाएगी। तीसरा चरण है प्यूपा या कोकून। खूब खाने के बाद इल्ली सुस्त हो जाती है और अपने चारों तरफ एक खोल बना लेती है, जिसे प्यूपा कहते हैं। यह अक्सर जमीन के अंदर या पत्तों के बीच छिपा होता है। इस अवस्था में यह न कुछ खाता है और न ही चलता है। इस पर किसी भी दवा का असर नहीं होता। चौथा चरण है वयस्क। प्यूपा से एक वयस्क पतंगा या तितली बाहर निकलती है। वयस्क का मुख्य काम फसल खाना नहीं, बल्कि अंडे देकर अपनी वंश वृद्धि करना होता है। जीवन चक्र का दूसरा तरीका है अपूर्ण रूपांतरण। रस चूसने वाले कीट जैसे तेला, छेपा, थ्रिप्स और टिड्डे इसी श्रेणी में आती हैं। इसमें 3 ही चरण होते हैं। पहला अंडा, दूसरा निम्फ यानी शिशु और तीसरा वयस्क।
इसमें खतरनाक बात यह है कि निम्फ और वयस्क दोनों ही फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। अंडे से जो बच्चा निकलता है वह बिल्कुल अपने माता पिता जैसा दिखता है, बस आकार में छोटा होता है और उसके पंख नहीं होते। ये पैदा होते ही रस चूसना शुरू कर देते हैं। इनका जीवन चक्र बहुत छोटा होता है, कभी कभी 15 से 20 दिन का। इसीलिए अगर आप एक स्प्रे में 4 से 5 दिन की देरी कर दें तो इनकी संख्या 2 गुनी नहीं बल्कि 10 गुनी हो जाती है। एक डॉक्टर मरीज के लक्षण देखकर बीमारी बताता है, वैसे ही एक किसान को पौधे के लक्षण देखकर कीड़े की पहचान करनी आनी चाहिए। कीड़ों के मुंह 2 प्रकार के होते हैं और उसी आधार पर हम दवा का चुनाव करते हैं। पहले हैं चबाने और काटने वाले कीट। इनके जबड़े आरी की तरह तेज होते हैं। अगर आपको पत्तियों में छेद दिखें, पत्तियां कटी फटी हों, तने के अंदर बुरादा दिखे या फल में छेद हो तो यह काम चबाने वाले कीड़ों का है, जैसे तना छेदक, पत्ता लपेटक, सभी प्रकार की सुंडियां और टिड्डे। इनके लिए ऐसी दवा चाहिए जो या तो इनके शरीर पर लगते ही असर करे या जिसे ये पत्ते के साथ खा लें तो पेट में जाकर जहर बन जाए। दूसरे हैं रस चूसने वाले कीट। ये खेती के साइलेंट किलर हैं। इनके मुंह में एक सुई जैसा अंग होता है जिसे स्टाइलेट कहते हैं। ये इसे पौधे की कोशिकाओं में गड़ाकर रस पी जाते हैं। इसके लक्षण हैं पौधे का पीला पड़ना, पत्तियों का ऊपर या नीचे की ओर मुड़ना, पौधों का विकास रुक जाना और पत्तियों पर चिपचिपा पदार्थ दिखना। जब ये रस चूसते हैं तो मीठा चिपचिपा मल त्यागते हैं जिस पर बाद में काली फंगस लग जाती है और पत्ता काला पड़ जाता है। इनके लिए ऊपर से छिड़कने वाली दवा कम काम करती है। इनके लिए सिस्टेमिक दवा चाहिए, यानी ऐसी दवा जिसे पौधा सोख ले और पूरे पौधे का रस जहरीला हो जाए। जब कीड़ा रस चूसेगा तो वह अपने आप मर जाएगा। अब हम कुछ प्रमुख फसलों और उनके विशिष्ट कीटों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि आप अपने खेत में खड़े होकर पहचान सकें। सबसे पहले धान और गेहूं के कीट। तना छेदक। यह धान और गेहूं का बड़ा दुश्मन है। इसकी सुंडी तने के अंदर घुस जाती है। लक्षण यह है कि पौधे की बीच वाली पत्ती या गोप सूख जाती है, जिसे हम डेड हार्ट कहते हैं। जब बालियां आती हैं तो वे सफेद पड़ जाती हैं और उनमें दाना नहीं भरता। दूसरा है काला तेला या BPH। यह धान का सबसे भयंकर कीट है। यह तने के निचले हिस्से में पानी की सतह के पास रहता है और रस चूसता है। इसका हमला इतना तेज होता है कि पूरा खेत गोल घेरों में जलने लगता है, जिसे हॉपर बर्न कहते हैं। अब बात करते हैं कपास और सब्जियों के कीटों की। गुलाबी सुंडी कपास किसानों के लिए यह काल है। इसकी पतली मादा फूल के अंदर अंडे देती है। जब फूल बंद होकर रोसेट बन जाता है तो सुंडी अंदर ही अंदर टिंडे को खा जाती है। बाहर से टिंडा स्वस्थ दिखता है लेकिन अंदर से खराब होता है। सफेद मक्खी यह कपास, मिर्च, टमाटर और बैंगन में बहुत आती है। यह सिर्फ रस नहीं चूसती बल्कि यह लीफ कर्ल वायरस और मोज़ेक वायरस को एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलाती है। अगर खेत में एक भी पौधा वायरस वाला है तो सफेद मक्खी उसे पूरे खेत में फैला देगी। दलहन यानी चना और अरहर के कीट। फली छेदक या हेलियोथिस। यह एक बहुभक्षी कीट है। यह चने की फली में आधा अंदर और आधा बाहर रहकर दाने को खाता है। यह टमाटर और कपास में भी लगता है। इसकी खासियत यह है कि यह रंग बदल सकता है। यह हरा, भूरा या पीला हो सकता है, जिससे इसे पहचानना मुश्किल होता है। अब कुछ विशेष कीट जैसे थ्रिप्स और माइट्स। थ्रिप्स मिर्च और प्याज का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह बहुत छोटा होता है। यह पत्तियों को खुरचकर रस निकालता है। पहचान यह है कि पत्तियां ऊपर की ओर मुड़कर नाव जैसी बन जाती हैं। माइट्स यानी मकड़ी। जब पत्तियां नीचे की ओर मुड़े और उल्टी नाव जैसी हो जाएं, तो समझें कि मकड़ी का हमला है। लाल मकड़ी और पीली मकड़ी सबसे आम हैं। किसान भाइयों, अब हम समाधान की ओर बढ़ते हैं। टेक्निकल एग्रीकल्चर का मतलब है कम खर्च में ज्यादा असर, और यह तभी होगा जब हम एकीकृत कीट प्रबंधन यानी IPAM अपनाएंगे। IPAM का मतलब है कि हथौड़ा उठाने से पहले सुई से काम चलाने की कोशिश करना। इसके 4 चरण हैं। पहला चरण है शस्य क्रियाएं। यह बिना पैसे का इलाज है। गर्मियों में खेत की गहरी जुताई करें। इससे जमीन में छिपे प्यूपा और सुंडियां ऊपर आ जाती हैं, जिन्हें पक्षी खा लेते हैं या वे धूप से मर जाते हैं। फसल चक्र अपनाएं, यानी एक ही खेत में बार बार एक ही परिवार की फसल न लगाएं।
जैसे टमाटर के बाद बैंगन या मिर्च न लगाएं, क्योंकि इनके कीड़े एक जैसे होते हैं। बीच में मक्का या ज्वार लगा दें। आप अपने खेत के चारों तरफ गेंदे के फूल भी लगा सकते हैं। इल्लियां मुख्य फसल को छोड़कर गेंदे की तरफ आकर्षित होती हैं। दूसरा चरण है यांत्रिक नियंत्रण। ज्यादातर हानिकारक कीड़ों के पतंगे रात में रोशनी की तरफ भागते हैं। खेत में शाम को 7 से 9 बजे के बीच एक बल्ब जलाएं और उसके नीचे पानी का टब रख दें। हजारों पतंगे उसमें गिरकर मर जाएंगे। इससे सुंडियों की अगली पीढ़ी पैदा ही नहीं होगी। इसके अलावा फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करें। यह सुंडियों के लिए एक जादुई ट्रैप है। इसमें मादा कीट की गंध होती है। नर पतंगा मिलन की चाह में इसमें फंस जाता है। जब नर ही नहीं बचेंगे तो मादा अंडे नहीं दे पाएगी। हर 2 से 3 महीने में इसका ल्यूर यानी कैप्सूल बदलते रहें। इसके साथ ही पीले और नीले चिपचिपे कार्ड लगाएं। प्रति एकड़ 20 पीले और 10 नीले ट्रैप लगाएं। सफेद मक्खी पीले रंग पर और थ्रिप्स नीले रंग पर चिपक जाते हैं। तीसरा चरण है जैविक नियंत्रण। प्रकृति ने हर कीड़े का एक दुश्मन बनाया है। लेडीबग बीटल, क्राइसोप्रला और ट्राइकोग्रामा, ये हमारे खेत के सिपाही हैं। लेडीबग एक दिन में 50 से ज्यादा एफिड्स खा जाती है। रासायनिक जहर से पहले जैविक दवाओं का प्रयोग करें, जैसे नीम का तेल। 1500 ppm या 10,000 ppm का नीम तेल बहुत कारगर है। यह कीड़े को मारता नहीं है, बल्कि उसका हार्मोन बिगाड़ देता है, जिससे वह खाना भूल जाता है और अंडे नहीं दे पाता। इसके अलावा बीटी और बवेरिया बेसियाना जैसी मित्र फफूंद का इस्तेमाल करें। चौथा और अंतिम चरण है रासायनिक नियंत्रण। जब बाकी तरीके फेल हो जाएं और नुकसान आर्थिक सीमा से ऊपर चला जाए, तब हमें रसायनों का उपयोग करना चाहिए। लेकिन यहां एक टेक्निकल किसान को केमिकल ग्रुप और उनके काम करने के तरीके पता होने चाहिए। आइए प्रमुख कीटनाशक समूहों को विस्तार से समझते हैं। पहला ग्रुप है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। ये पुरानी दवाएं हैं, जैसे क्लोरपायरिफोस, प्रोफेनोफोस और क्विनाल्फोस। पहला ग्रुप है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। ये पुरानी दवाएं हैं, जैसे क्लोरपायरिफोस, प्रोफेनोफोस और क्विनाल्फोस। ये कीड़े के नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र को जाम कर देती हैं। इसमें तेज गंध होती है जो गैस का काम भी करती है। यह चबाने वाले कीड़े के लिए अच्छी है। दूसरा ग्रुप है सिंथेटिक पाइरेथ्रॉइड्स। जिन दवाओं के अंत में थ्रिन आता है, जैसे साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन, लैमिडासाइहलोथ्रिन। इनका नॉकडाउन असर होता है, यानी स्प्रे लगते ही कीड़ा तुरंत गिर जाता है। लेकिन इनका ज्यादा इस्तेमाल न करें, क्योंकि ये गर्मी पैदा करते हैं, जिससे बाद में सफेद मक्खी या माइट्स का हमला बढ़ सकता है। सेकेंड इंसेक्टिसाइड ग्रुप सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड्स। सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड ग्रुप में प्रमुख दवाएं हैं साइपरमेथ्रिन और डेल्टामेथ्रिन। तीसरा ग्रुप है नियोनिकोटिनॉइड्स। ये रस चूसक कीटों के लिए ब्रह्मास्त्र हैं, जैसे इमिडाक्लोप्रिड, थियामेथॉक्सम, एसिटामिप्रिड और डिनोटिफुरान। ये पूर्णतः सिस्टेमिक हैं। जड़ में डालो तो ऊपर तक और पत्ते पर डालो तो जड़ तक असर करती हैं। ये मित्र कीटों के लिए सुरक्षित मानी जाती हैं। जड़ में डालो तो ऊपर तक और पत्ते पे डालो तो जड़ तक असर करती हैं। चौथा ग्रुप है एवरमेक्टिन्स और स्पिनोसिन्स। ये नई तकनीक की दवाएं हैं, जैसे इमामेक्टिन बेंजोएट जो सेवियां जैसी सुंडी के लिए है, एबामेक्टिन जो मकड़ी के लिए है, और स्पिनोसेड। इनकी खासियत है कि ये ट्रांसलैमिनार होती हैं, यानी अगर दवा पत्ते के ऊपर गिरी है तो यह पत्ते को पार करके नीचे छिपी सुंडी को भी मार देगी। पांचवां ग्रुप है डायमाइड्स। यह आज के समय की सबसे आधुनिक और थोड़ी महंगी श्रेणी है, जैसे क्लोरेंट्रानिलिप्रोल यानी कोराजन और फ्लूबेंडियामाइड। इनका असर लंबा रहता है, करीब 20 से 25 दिन तक। ये इल्ली की मांसपेशियों को लकवाग्रस्त कर देती हैं। सुंडी स्प्रे के 1 घंटे बाद खाना बंद कर देती है और 2 से 3 दिन में मर जाती है। दवा कितनी भी अच्छी हो, अगर स्प्रे करने का तरीका गलत है तो रिजल्ट 0 मिलेगा। तो इन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले पानी का पीएच मान। यह बहुत गुप्त जानकारी है। ज्यादातर कीटनाशक हल्के अम्लीय पानी में अच्छा काम करते हैं, जिसका पीएच 6 से 6.5 के बीच हो। अगर आपके बोरवेल के पानी का पीएच 8 या 9 है तो दवा फट सकती है। इसके लिए स्प्रे टैंक में थोड़ा पीएच बैलेंसर या सिट्रिक एसिड मिलाएं। दूसरा, नोजल का चुनाव।
कीटनाशक के लिए हमेशा हॉलो कोन नोजल का इस्तेमाल करें। यह पानी को बारीक धुंध बनाता है जो पत्तों के नीचे तक पहुंचता है। खरपतवार नाशक वाला कट नोजल कभी इस्तेमाल न करें। तीसरा, सिलिकॉन स्प्रेडर। पत्तों पर मोम की परत होती है, खासकर प्याज और अरबी में। दवा फिसल कर गिर जाती है। अच्छी क्वालिटी का सिलिकॉन स्प्रेडर मिलाने से दवा पत्ते पर फैलती है और चिपकती है। यह दवा की ताकत को 20 से 30% बढ़ा देता है। इसके लिए पानी की मात्रा का भी ध्यान रखें। 1 एकड़ में कम से कम 150 से 200 लीटर पानी का इस्तेमाल होना चाहिए। चौथा, रेजिस्टेंस मैनेजमेंट। यह सबसे जरूरी है। एक ही साल्ट को बार बार न छिड़कें। अगर आपने पहली बार इमिडा का प्रयोग किया है तो अगली बार एसिटामिप्रिड लें। अगर बार बार एक ही दवा डालेंगे तो कीड़ा उसे पचाना सीख जाएगा और दवा बेअसर हो जाएगी। तो किसान भाइयों, यह थी कीट विज्ञान की विस्तृत जानकारी। निष्कर्ष के तौर पर मैं आपको 3 मूल मंत्र देना चाहता हूं। पहला, निगरानी। हर दूसरे दिन अपने खेत का चक्कर जरूर लगाएं। सुबह सुबह निरीक्षण करें। दूसरा, सही पहचान। दवा खरीदने से पहले पक्का करें कि कीड़ा रस चूसने वाला है या काटने वाला। तीसरा, सही समय। जब कीड़ा छोटा हो तभी वार करें। खेती कोई जुआ नहीं है, यह शुद्ध विज्ञान है। खेती कोई जुआ नहीं है, यह शुद्ध विज्ञान है। दवाई हमेशा कृषि विशेषज्ञ की सलाह से लें। अंदाजे से खेती करना नुकसानदेह है। छिड़काव के समय मास्क और दस्ताने जरूरी हैं। आपकी जान सबसे कीमती है। लेकिन इनका ज्यादा इस्तेमाल न करें क्योंकि ये गर्मी पैदा करते हैं। अगर आप इन तकनीकों को अपनाते हैं तो न केवल आपका खर्चा आधा हो जाएगा, बल्कि आपकी पैदावार और गुणवत्ता भी बढ़ेगी।